तो पुलवामा हमले पर सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ है। इनसाइड स्टोरी आपको जी सलाम ने दिखाई है और बताया है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस था। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं आप, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक्स मेजर डॉक्टर हिमांशु हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जयवीर सिंह चौधरी हैं, एक्स आईजी एंड एसएसपी है सिक्योरिटी जम्मू एंड कश्मीर, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है सर। इसके अलावा डॉक्टर मनन द्विवेदी जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही अशोक कुमार ठाकुर हैं, डायरेक्टर है नाफेड के और लीडर हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे जो नुमाइंदे हैं सैयद तजुम्मल, वो भी हमारे साथ वो जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी और हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया है कि मार्च 2018 से इसकी साजिश रची जा रही थी। 13 दहशतगर्द इसके अंदर आए थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु कि एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इसको क्या चूक मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मार्च 2018 से ही इसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया था और जो दहशतगर्द है वो अंदर एंट्री कर चुके थे। जी, मैं पहले एक करना चाहूंगा, एक अर्ज आपसे गुजारिश है। आपने वर्ड इस्तेमाल किया डिफेंस एक्सपर्ट। फौज के साथ नौकरी करने के कारण हर आदमी फौज का एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा, पर हाँ, चूंकि सामने देखते हैं और उससे जीते हैं जिंदगी को, शायद थोड़ा आम आदमी से बेहतर हम उसे जानते होंगे। बिल्कुल। तो आपने खुद ही अपनी जब उसकी पूरी किस्सा बयानी हुई है किस तरीके से हुआ, आपने एक बात कही थी कि बहुत लोग फंसे हुए थे। एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं तय किया जाता है और जाहिर है ऐसी कार्रवाई होती है, ये कोई डिस्कवरी नहीं है। एक आदमी की हार्डनिंग की जाती है, सीजनिंग की जाती है, फिदाइन की तैयारी की जाती है, तमाम चीजें की जाती हैं, रातों रात नहीं होने वाली चीजें हैं। तो ये कोई डिस्कवरी नहीं है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं चूक हुई, देखिए कोई भी मशीनरी होगी, कोई संस्था होगी, संगठन होगा, देश होगा, सरकार होगी, टू अर्न इज ह्यूमन। गलती आदमी से होती है। बिल्कुल। अभी इसकी रिपोर्ट भी आएंगी कहां किससे गलती हुई या नहीं हुई, दोनों ही संभावनाएं हैं। ठीक। क्योंकि आप कोई आदमी जब ठान ले कि साहब मुझे तो वो फिदाइन मोड में जाना है, तो मेरा ख्याल से कोई भी ऐसा महकमा या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महफूज रह सके। इस देश में प्रधानमंत्री को उन्हीं के अंगरक्षकों ने मार दिया। तो ऐसे मामले होते हैं। एक बात, मामला ये नहीं है, मामला दूसरा है जवाबदेही का। फौज तो देखिए अपने जो दाग हैं उन्हें अपने खून से धो के साफ करेगी इसमें, और किया है, अभी भी लड़ रहे हैं और कई लोग उसके उसमें वो हुए। जवाबदेही सबकी तय होगी, सरकारों की भी तय होगी, तो सबकी जवाबदेही तय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिपोर्ट आए दीजिए, पूरे विश्लेषण मेरे ख्याल से इस मंच पे या चैनल पे तो शायद ये तय नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसकी निष्पक्ष मन से मैं तो एक ही बात कहूंगा, फौज को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। नेताओं को मेरे ख्याल से कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए और आम आदमी को भी मेरा ख्याल ये है कि गुस्सा है, उसमें रोष है, सही बात है, उसके गुस्से और रोष को हमें सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरा ख्याल से टेक होम पैकेज है इस इंसिडेंट का, जो कि पहला नहीं है जी। और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि टू अर्न इज ह्यूमन और जैसे हालात होते हैं हो सकता है आखिरी भी ना हो, पर हमें देश को बतौर एक देश, बतौर एक मुल्क और सरकारों को और आवाम को मेरे ख्याल से बेहतर तैयारी के साथ इसका मुकम्मल जवाब देना चाहिए। ठीक है, मुकम्मल जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन जयवीर सिंह चौधरी जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या ये ह्यूमन, ठीक है इंसान से गलतियां हो जाती है, चूक हो जाती है, लेकिन 2018 मार्च के अंदर जब 13 दहशतगर्द एंटर कर जाते हैं, धीरे धीरे करके वो एक्सप्लोजिव इकट्ठा कर रहे हैं, क्या हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर सवाल उठाने की जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या गलतियां अगर ऐसी होती रहेगी तो ऐसे ही जवानों की जो शहादत होती रहेगी? इसमें मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंस की कोई कोताही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती रही है वो पास ऑन की गई है और उसको जो है शेयर किया गया है और उसको ग्राउंड पर जो जिन्होंने कार्रवाई करनी थी वो किया है। क्योंकि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं होती है जो पिन पॉइंट होके इस जगह पर इतने बजे इतने इस चीज से जो है हमला होगा। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने लगे तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाएगा। ठीक। लेकिन जो एक बात बेजे साहब ने भी अभी कही है कि फिदाइन अगर चाहे तो वो कर ले, मैं ये कहूंगा कि दिस वाज ए सुसाइडल अटैक और उसमें अगर एक बार जो उनके आका हैं अगर उन्होंने आदेश दे दिया
तो उसके बाद भी वो उसको नहीं रोक पाते, क्योंकि जब एक बार सुसाइड अटैक की जो है तैयारी हो जाती है, डिसाइड कर लिया जाता है, तो उसके बाद वो कार्य हो उसका पूरा होने के बाद ही वो समाप्त होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो मरना ही मरना है। बिल्कुल। फिदाइन अटैक इज ए डिफरेंट थ्योरी, सुसाइड अटैक इज ए डिफरेंट थ्योरी। यहाँ पर जो है ये सुसाइडल अटैक है, इसमें उन्होंने जो है ये जो एक चीज कही है कि साहब वो 8 तारीख को होना था, उस समय नहीं हुआ बर्फबारी की वजह से, वो बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि उस समय फोर्सेस भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, और उस जब नहीं हुई तो नेचुरली कुछ रीजंस रहे कि ट्रुप्स का इकट्ठा एकदम मूवमेंट होना था वहां पर जाने के लिए, और उनको बाई एयर भी नहीं ले जा सके, बाई रोड ही भेजा गया, तो इतने बड़े काफिले का मूवमेंट जो है वो पता चल जाता है। और ऐसे फिदाइन अटैक का जो है मकसद ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी कर सके, और उस इरादा उनका कुछ यही था कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी की जाए। ठीक है, डॉक्टर मनंत द्विवेदी जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि इमरान खान कह रहे थे कि भाई अगर आपके पास सबूत है तो दीजिएगा हिंदुस्तान से, हालांकि वो हर बार सबूत मांगते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, इस बार तो सबूत सामने है। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहूंगा कि अगर हम थोड़े भारत पाक संबंधों के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि जो जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भारत ने बोला है कि क्योंकि आप हमारे सोर्स हैं, आपके राष्ट्र में ही, आपके देश, आपके मुल्क में ही सोर्स है, तो हमें वो लोग हमें वापस दे दीजिए। अगर हम 2001 का पार्लियामेंट्री अटैक देखेंगे, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक देखें, मुंबई का जो अटैक हुआ, जो होटल ताज पे अटैक हुआ और आसपास की बिल्डिंग्स पे अटैक हुआ, जहां पे सब तरह के लोग मारे गए, इजरायली लोगों को भी स्पेशली अटैक किया गया, तो हम देखेंगे कि 2008 से मनमोहन सिंह जी की सरकार और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार, सारी सरकारें ये डिमांड कर रही हैं लगातार कि आप कम से कम हेडली को हमें दे दीजिए, आप मौलाना मसूद अजहर को दे दीजिए, आप हमें हाफिज सईद को दे दीजिए, पर हर बार टालमटोल की राजनीति होती है पाकिस्तान की तरफ से। और जहां तक इमरान खान के स्टेटमेंट की बात है, मैं ये बात रखना चाहूंगा कि जो डीप स्टेट है पाकिस्तान में, जैसे कि ISI हुआ, वहां की आर्मी हुई, रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स हुए हैं, ये कॉमन नॉलेज है, पब्लिक स्फीयर में सारी बातें हैं कि वही लोग शॉट्स को कॉल करते हैं, वही लोग रन करते हैं गवर्नमेंट को। और जब तक आप आर्मी की गुड बुक्स में हैं, तब तक आप टीवी पे आके बोल सकते हैं। मैं से छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब कारगिल वॉर हुआ तो उस समय परवेज मुशर्रफ जो थे, वो जनरल उस समय हेड थे पाकिस्तानी आर्मी के, वो चाइना में थे, और नवाज शरीफ भी साउथ एशिया के दौरे पे थे, और सरताज अजीज थे, वो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये सारी बात हुई, तो उस समय कारगिल के बारे में नवाज शरीफ जी को बिल्कुल आइडिया नहीं था। और अभी अब कुछ वर्षों पहले भारत के जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह, उनकी एक वो बुक आई थी डिफेंडिंग इंडिया, उसमें पूरा इंटेलिजेंस का ट्रांसक्रिप्ट है। वो ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सरताज अजीज पूछते हैं परवेज मुशर्रफ से कि मियां को बताएं कि नहीं बताएं, मियां नवाज शरीफ को बताएं कि नहीं बताएं। तो वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ फोन पे चाइना से कि मियां को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और जब तक बिल क्लिंटन ने नहीं थ्रेट किया पाकिस्तान को, तब तक कारगिल सॉल्व नहीं हुआ। वो अलग बात है कि हम लोग टोलोलिंग, NC 5126 और टाइगर हिल को पहले ही जीत चुके थे, विजयश्री हासिल कर चुके थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान का जो स्टेटमेंट है उसको तो देखना ही नहीं चाहिए, वो एक तरीके का फ्लॉड कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक है। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि इस बीच मुझे बड़ी खबर का रुख करना पड़ रहा है। इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान का हज कोटा बढ़ा दिया है। 1,75,000 से बढ़कर अब 2 लाख हुआ है। PM मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ने वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, सऊदी अरब ने हिंदुस्तान का हज कोटा बढ़ा दिया है। 1.25 लाख से बढ़ाकर अब उसको 2 लाख कर दिया गया है। और वजीर आजम मोदी के अलावा जिस तरीके से मुलाकात आज उनके बीच हुई थी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और जब मीटिंग हुई तो उसमें यह फैसला लिया गया है। यानी कि जो अब तादाद है वो बढ़ गई है। जाहिर तौर पर जो जितने भी ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। और इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तो ज़ायरीन के लिए भी अच्छी खबर है, और जो मुल्क के हिसाब से तमाम जितने भी लोग हज पर जाते हैं उनके लिए काफ़ी
अच्छी ये खबर है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि लोगों को वक्त नहीं मिल पाता है, उनकी अर्जी नहीं आ पाती है। लिहाजा सऊदी अरब ने हिंदुस्तान का हज कोटा बढ़ा दिया है, 1.25 लाख से बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है। और चूंकि इस वक्त सऊदी के क्राउन प्रिंस हिंदुस्तान आए हुए हैं, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, और इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। और इन सब के बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तो वाकई में एक अच्छी पहल है, एक बड़ा कदम है, क्योंकि कोटा अगर बढ़ेगा तो हिंदुस्तान के जो तमाम जायरीन हैं वो जाएंगे सऊदी अरब हज करने के लिए, और इसको एक नेक पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए। तमाम लोगों की अर्जी इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि हर एक मुल्क का कोटा होता है, लेकिन बावजूद इसके अब इसको बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है ये। जितने भी आजमीन हैं वो हज पर जाते हैं हज करने के लिए, उनके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान का हज कोटा बढ़ा दिया है, 1.25 लाख से बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया है। वजीर आजम मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच मीटिंग में यह फैसला हुआ है, और इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तमाम आजमीन हज पर जाते हैं हज करने के लिए, और सऊदी अरब में क्योंकि एक कोटा है हर एक मुल्क का कि इतने ही आजमीन आ सकते हैं, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा आजमीन जा सके हज करने के लिए, उसके तहत उसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, जहां पर अब इसका कोटा बढ़ा दिया गया है। हज कोटे की बात की जाए तो अब 1,75,000 से बढ़ाकर 2 लाख आजमीन हज के लिए जा सकेंगे, हज बैतुल्लाह के लिए जा सकेंगे, और ये जो कोटा है वो बढ़ा दिया गया है। और चलिए एक बार फिर से हम मुद्दे पर लौटते हैं। हमारी लगातार डिबेट जारी है और हमारे तमाम जो मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अशोक ठाकुर जी के पास मैं आना चाहूंगा। अशोक जी, यहां पर मसूद अजहर का जिक्र जरूर आया था और हमेशा आता रहेगा जब तक इस तरीके के हमले होंगे। आखिर क्या वजह रहती है, क्या वजूहात रहती है कि हम ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं? कब हमारी जो हुकूमतें हैं वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगी कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को घर में घुसकर मारा गया था, ऐसे आतंकवादियों का भी, ऐसे ही दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो हमारे सामने है, पुलवामा की घटना से लेकर या उससे पहले या उसके आगे की हम बात करें जी, तो हमको थोड़ा इसको एक अलग नजरिए से भी देखना पड़ेगा। आज पाकिस्तान जो है वो ना केवल भारत के लिए जी, बल्कि आसपास के जो जितने भी इस रीजन के देश हैं जी, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी नॉनसेंस के रूप में जाना जा रहा है। और जितने भी जिहादी मानसिकता के, कट्टर मानसिकता के लोग हैं उनको पोषित करने का काम कर रहा है, और उनके माध्यम से ईरान के अंदर भी वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों को के माध्यम से वहां पर घटनाएं हो रही हैं, जिसका अभी ईरान ने भी कड़ी भर्त्सना करी है। अफगानिस्तान के अंदर वो तालिबान और अन्य जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, उनको कहीं ना कहीं पोषित करता है। पाकिस्तान के अपने अंदर भी ये समस्याएं, बांग्लादेश भी इनसे पीड़ित है, और भारत, विशेषकर भारत भी जो है अब उसमें मतलब शामिल है। वो तो लगातार हमारी प्रॉक्सी वार चल रही है। एक तरह से पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वार ही लड़ रहा है। तो वार हो या प्रॉक्सी वार हो, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की जाने जाती हैं। पर ज्यादा दुख तब होता है जब जवान लड़कर बहादुरी के साथ लड़ता है युद्ध के अंदर, और फिर अगर उसका शहादत होती है तो कम से कम जो है ये लगता है कि हाँ भाई लड़ाई हुई और उसमें उसकी शहादत हुई। बिना लड़े अगर कोई जान जाती है तो ये बहुत ही दुखद होता है। मुझे लगता है पुलवामा की जो घटना है उसके कारण पूरा जो देश है उसको मानसिक रूप से झकझोर दिया है। ठीक है। और आज अगर हम बात करें आतंकवाद को समाप्त करने की, तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि पाकिस्तान को के लिए ना केवल भारत को बल्कि वो सभी देश जो पीड़ित हैं उनको एक साथ आकर जो है वो अब पाकिस्तान को ठीक करने की जरूरत है।
बिल्कुल, पाकिस्तान को ठीक करने की जरूरत है और यही वो वक्त है जब अब बातचीत से फैसला नहीं हो सकता है। इसके लिए ठोस और कड़े कदम उठाने होंगे। लगातार हमारी ये चर्चा जारी है, डिबेट जारी है और उसमें हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान से दहशतगर्दी से कैसे निपटा जा सकता है और जो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है उसके बाद से हमारे हिंदुस्तान के जितने भी जवान हैं या फिर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या सिक्योरिटी की जितनी भी हमारी एजेंसीज है उनको क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। बात हो रही है पुलवामा हमले के सबसे बड़े इंकशाफ की, जिसके अंदर अहम जो नुकात निकले हैं उसके अंदर पता चल रहा है कि किस तरीके से यह हमला किया गया था, कब कब इसकी साजिश रची गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पाकिस्तान कहता है कि उनका हाथ नहीं है, लेकिन हमने रिपोर्ट दिखाई है और यह बता दिया है कि उसी की नापाक सरजमी के ऊपर यह तमाम साजिश रची गई है। हमारे तमाम पैनल्स यहां पर मौजूद हैं, तमाम मेहमान हमारे इस वक्त मौजूद है। एक बार फिर से हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि ठीक है जैसे भी हुआ, अब आगे क्या, नेक्स्ट इज व्हाट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 13 दहशतगर्द आए हैं, 2 को मार दिया गया है, अब बाकी के जो दहशतगर्द है वो कहीं ना कहीं वो भी प्लानिंग कर रहे होंगे। आखिर उनसे अब कैसे निपटा जाए? जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आपकी जो चिंता है जो आपने जाहिर की है उससे भी मैं 100% सहमत हूं। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था जी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे कहते हुए, इट सैडन्स मी, मुझे दुख होता है ये कहते हुए और मैं दुखी भी होता हूं इस बात से। ना तो ये पहला है, ना हम कहें मुल्क की बहुत लंबी उम्र होती है, बिल्कुल है ना, और हम जमहूरियत में रह रहे हैं, हम कोई चाइना या इजराइल जैसी स्थिति में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, हम डिमांड करते हैं पर हम अपने क्या अधिकारों को खो करके चाइना और इजराइल बनने को तैयार हैं। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं हम चाइना या इजराइल जैसी कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को तो हम मांग रहे हैं, पर क्या हम अपने एक जमहूरियत में जहनी तौर पर हम इस बात के लिए तैयार हैं? इस पे भी एक बार विचार हो। एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई कहीं शक शुबा नहीं है और इससे कोई रियायत किसी को नहीं मिलती है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे एक और बात कह रहा हूं, ये कोई सरहद पे हुआ मामला नहीं है, या पार्लियामेंट पे अटैक था या उड़ी था या पठानकोट था या ये था, कोई सरहद का मामला नहीं है। अब क्या हम आउटसोर्स कर देंगे इस देश की? बार बार हम कह रहे हैं हम कुछ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है? ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कहीं भी कुछ भी करा सकता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, क्या हम पाकिस्तान पे तोहमत लगा के उससे निजात पा जाएंगे? मैं इस चिंता से ज्यादा चिंतित हूं। तो हमें कोशिश इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने कहा, हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारी कहां कहां खामियां हैं, क्योंकि इस देश के इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी स्पष्ट हो जाइए पाकिस्तान पर नहीं है। और अगर हम इस तरीके की कंक्लूसिव एविडेंस पर हैं और बरसों से हम इसे दोहराते रहते हैं कि इस तरीके की कंक्लूसिव एविडेंस है हमारे पास कि पाकिस्तान इसमें जिम्मेदार है, तो फिर पाकिस्तान से हम किस रियायत की उम्मीद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन का आज जब ये भी सरकार 5 साल पूरा कर रही है, इससे पहले 10 साल सरकार पूरा करके गई, 15 साल में मोस्ट फेवर्ड नेशन तो मतलब अभी लोगों के जहन में होगा, बल्कि चल तो कब से रहा है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन आज क्यों? और तो इसके अलावा एक बयान ये भी देखने को मिला था कि हमने अब सेना को खुली छूट दे दी है। क्या वो काफी है? नहीं, तो क्या मतलब सेना को खुली छूट दे दी गई है? मतलब पहले सेना के हाथ बांध रखे थे, आपने पहले हाथ बांधे हुए थे। हाँ। तीसरी बात आपने कहा, उन्होंने मनन जी ने कहा, आपने कहा एक बात आई कि साहब आपने कहा कि पकड़ने में क्यों जाए उनको, मसूद अजहर साहब को हम नाकामयाब। भाई साहब उन्हें तो पकड़ के बंद रखा था। हम जमहूरियत में जीते, ऐसे हालात पैदा हो गए, हम किसी पे वो नहीं उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फौज ने अपने खून को बहा के उस आदमी को पकड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि फौज सरकार कोई हो, किसी पार्टी की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फौज की तैयारियों में, फौज की तरबियत में, फौज की जो तौर तरीके हैं उसमें सरकारों से फर्क नहीं पड़ता। जो आप बात कह रहे हैं, मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, फौज पे नहीं फर्क पड़ता। फौज की तरबियत, फौज की काबिलियत रातों रात नहीं बढ़ेगी। कमांडो जो होगा वो रातों रात नहीं होगा, तैयार हो जाएगा, उसकी तरबियत का तरीका नहीं बदल जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि फौज भी इंट्रोस्पेक्ट करे। हम दूसरों पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो अपने लिए बात करेंगे। फौज भी इंट्रोस्पेक्ट करे कि कहां गलतियां और कैसे बेहतरी हो सकती है, और सरकार भी आत्ममुग्धता से बाहर आए, हमारी भी, जब हम तय कर चुके हैं। या फिर एक चीज, सीधी सी चीज है, जैसे डॉक्टर की भाषा में कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती है, फिर रेडिकल सर्जरी होती है। ईएनटी में उसे कहते हैं कमांडर्स ऑपरेशन, मजाक में कहते हैं, लेकिन मैं तो डॉक्टर भी हूं और फौज में भी डॉक्टर था, तो जैसे ईएनटी में उसे कमांडर्स ऑपरेशन कहते हैं, दैट इज अ रेडिकल सर्जरी। तो फिर हम रेडिकल सर्जरी का अपना मन बनाएं, अगर हम इस कंक्लूसिव एविडेंस के साथ हैं। लेकिन दो टूक बात ना कह के घुमा करके, और मनन साहब ने कह दी, मुझे इस बात की थोड़ी सी तकलीफ भी है, बल उन्होंने बात सही कही और सही तरीके से थोड़ा सा रह गया कि भाई अगर पार्लियामेंट में आके बिल क्लिंटन साहब ये बोले कि कारगिल में पाकिस्तान की वापसी का क्लिंटन साहब की हस्तक्षेप की वजह से हुई, उनके दखल से हुई, तो भाई हमारे लोग तो खामखा ही शहीद हो गए।
और उस समय पार्लियामेंट में तमाम नेतागण और सरकार बिछी जा रही थी क्लिंटन साहब के आगे फोटो खिंचवाने के लिए। किसी आदमी में ने ये हिम्मत नहीं की कि सीधे सीधे पार्लियामेंट में कहता। ज्वाइंट वो हुआ था सेशन उस समय पार्लियामेंट का, क्लिंटन साहब आए थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी, अब रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा वहां से। किसी की आदमी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि साहब क्या हम क्लिंटन के कहीं से वापस गए थे। तो देखिए, बतौर मुल्क हमको अपने किरदार को और बेहतर करना, बिल्कुल किरदार को बेहतर करना होगा और यही वजह होती है कि आगे किस तरीके से तैयारी की जाएगी। जयवीर सिंह जी, क्योंकि अब जो है मुल्क आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके इसके अंदर और भी चीजें निकलेगी और जिस तरीके से सर ने भी बताया है कि कि किसी एक चीज का इनपुट नहीं मिलता है, सिर्फ एक थोड़ी बहुत जो है चीजें मिल जाती है, उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता आगे ऐसी चीजें हो, आइंदा ऐसी चीजें हो, क्योंकि इतना बड़ा 30 साल के अंदर ये बड़ा सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, आगे हमारे जवान जो है यहां पर रहे। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब आगे हम किस तरीके से तैयार रहे। और सबसे अहम सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमेशा से सियासत भी इसके अंदर होती है, उन सब चीजों को एक साइड में रख के इन सब चीजों के ऊपर गौर फिक्र किया जाए। गौर करने की तो आवश्यकता है और कुछ चीज़ों की जो है हमें और इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, जो कि इंटेलिजेंस इनपुट का है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी अपनी इंटेलिजेंस देता है और उस इंटेलिजेंस इनपुट को जो है और भी बढ़ाया जा सकता है। उसके और भी जरिए हो सकते हैं जो कि अभी कुछ हमारे पास वहाँ मुहैया नहीं है, जो कि होने चाहिए। जैसे एयर सर्विलेंस हो सकती है, इतना लंबा काफिला चल रहा है तो उस पर जो है अगर आप एयर सर्विलेंस अगर होती तो उस हालत में जरूरी नहीं कि हम उस कन्वॉय को कवर करते, उसके सराउंडिंग को देखते। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद सराउंडिंग में क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि वो 12-13 आदमी जो आप बोल रहे हैं कि वो भी हैं, उनका क्या हुआ। हो सकता है वो भी आसपास हों और इससे ज्यादा कैजुअलिटी के लिए तैयार होते, लेकिन उस समय जो है चूंकि वो ट्रूप्स उतर करके वो तैयार हो गए तो ये नहीं कार्रवाई कर पाए। हालांकि उसके ऊपर फायरिंग हुआ है और किस तरह से फायरिंग हुआ वो भी देखने की बात है। पूरी चीज की सर्विलेंस होने की बहुत आवश्यकता है और इंटेलिजेंस जो है वो स्टेट लेवल की भी, सेंटर की भी और जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब का जो है, जो एनआईए है उसके थ्रू जो है कोऑर्डिनेट होकर के इन सब चीजों को, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर होना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के एक्शन जो हादसे हैं वो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको रोकना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उस आदमी का जो है जो एक सुसाइडल अटैक वाला है, अगर उसको एक टारगेट नहीं मिला तो वो अपना टारगेट चेंज कर देगा तो किसी दूसरे टारगेट पर कर देगा। इसके अंदर काफिले के अंदर काफी सारी गाड़ियां थी और 2 को उसने किया था। हाँ, तो उसने मतलब है कि उसने वो लिया और उससे उसका एडवांटेज ये हुआ कि क्योंकि उसकी ये नहीं थी कि भाई उसने कोई एक हाई लेवल पर्सन को जो है टारगेट करना था, वो तो कहीं भी कर सकता था, किसी भी सीनियर अधिकारी को करता तो भी उसकी पब्लिसिटी उतनी होती। लेकिन 40 आदमियों के मरने से कितनी बड़ी वाइड पब्लिसिटी उनको मिली और कितना बड़ा उनका जो है मोरल बढ़ा और पब्लिक का मोरल डाउन हुआ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर मनन द्विवेदी, अब आगे क्या किया जाए? जिस तरीके से बात कह दी गई है वजीर आजम की तरफ से कि भाई बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है और बहुत बड़ी गलती अब ये दहशतगर्द कर चुके हैं। इमरान खान की तरफ से कहा जाता है सबूत दिए जाए। सबूत जी सलाम ने भी बता दिया है कि किस तरीके से कैसे साजिश रची गई थी और कितने सबूत इससे पहले भी दिए हमने, पठानकोट में भी दिए हैं, उड़ी में भी दिए हैं और 26/11 में भी दिए हैं। क्या हुआ उन सबूतों का? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हम अगर पाकिस्तान को समझे तो हम देखेंगे कि वहां पर एथनिक स्ट्राइफ है, सेक्टेरियन स्ट्राइफ है और पाकिस्तान काफी शुरू से जो बाकी लोगों ने 50-60s में इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे, किताबी बातें हैं एनसीईआरटी में, लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये बात जानते ही हैं जी कि वो बेसिकली नॉन अलाइनमेंट की तरफ मुड़ गए और पाकिस्तान ने एक अमेरिका का क्लाइंट स्टेट होना एग्री किया, नेटो सीएटो सेंटो के मेंबर बने। तो ये सारी बातें हैं और हम लोगों ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का आज भी बहुत एक अहम रोल है, कहीं ना कहीं अमेरिका का एक अहम रोल है और उसको हेजिमोन नहीं कहा जाए, उसके प्रति एक तरीके का हम ये नहीं कह रहे कि निर्लिप्त भाव से उसको अफेक्शन दिया जाए, पर अमेरिका एक तरीके का ग्लोबल रेगुलेटर एक्टर है, जोकर एक्टर है और वो आज की डेट में इस प्रेजेंट सरकार की ये एक बहुत बड़ी विदेश नीति की सक्सेस है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि ट्रंप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2017 में आई, हर 5-6 वर्षों में हर प्रेसिडेंट लाते हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ये लिखा है
कि भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अमेरिकन गवर्नमेंट का, यूएसजीपीटीओ का, जी, कि आप विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, और आपको अब वर्ल्ड को लीड करना है, पीस बिल्कुल वर्ल्ड को लीड करना है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जहां तक बिल क्लिंटन की बात है, मैंने कारगिल के लिए कहा था कि कारगिल में बिल क्लिंटन ने धमकाया नवाज शरीफ को कि आप रुक जाइए वरना हम भारत को नहीं रोक पाएंगे। तो अमेरिका का एक बैलेंसर का रोल है, बैलेंसर का रोल है। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, निवेशकवाद वाली बात नहीं है। ठीक है अशोक जी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अशोक ठाकुर जी, जिस तरीके से बात लगातार हो रही है, अब मैं सियासत पर भी आ जाता हूं। आज फिर महबूबा मुफ्ती का बयान आ गया है, वो कह रही हैं कि एक बार उनको इमरान खान को मौका दिया जाना चाहिए था और बातचीत का जो है रास्ता अभी भी खुला रखना चाहिए। देखिए शाहबाज साहब, मैं सबसे पहले एक बात छूट जाएगी, मैं उसको जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अभी इंटेलिजेंस की बात भी हो रही थी, इंटेलिजेंस फेलर की बात भी हो रही थी, और सरकार की और आर्मी की, सबके ऊपर बात हो रही है। लेकिन हमको कुछ परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर हमारे देश में क्या परिस्थितियां बनी, क्या क्या पीछे हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा होने में बहुत बड़ा समय लगता है, बिल्कुल, और उसका एक कैडर होता है, उसके अंदर एक डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है, उसका एक मोरल होता है। मुझे लगता है कि पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से इशरत जहां केस में आईवी इंटेलिजेंस संस्थाओं के ऊपर, उनके प्रमुखों के ऊपर जिस तरह से क्वेश्चन खड़े किए गए, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की कोशिश की गई, कर्नल पुरोहित जैसा एक इंटेलिजेंस का बहुत माहिर व्यक्ति जो है, उसको जिस तरह से जेल के अंदर डाल दिया गया, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के अंदर काम करने वाले लोगों का कितना मोरल टूटा होगा उस समय में। बिल्कुल, वो किस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह ध्वस्त हुआ होगा, इसकी मैं केवल कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा उससे जुड़ा रहा, और यहाँ तो साहब लोग बैठे हैं, ये सब जानते हैं इन बातों को। तो मुझे लगता है कि फिर से एक नए सिरे से हमारे देश में एक नई इंटेलिजेंस की टीम खड़ी हो रही होगी, अच्छा काम हो रहा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और मुझे अच्छा है कि अजीत डोभाल जैसा एक आईबी का बहुत ही प्रोमिनेंट ऑफिसर जो है आज हमारी सुरक्षा को लीड कर रहा है, और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी देयर आर चांसेस ऑफ फेलर, हो सकते हैं, क्योंकि इट इज ए ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब, और गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि संघर्ष सुपरमेसी का है। वो चाहते हैं कि हम करें, और हम चाहते हैं नहीं होने देंगे, और हम 100 घटनाओं को रोक देते हैं, लेकिन एक घटना कभी कभी जो है हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सेना ने रोके नहीं। अभी आप देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग पकड़े गए, इंटेलिजेंस इनपुट से ही पकड़े गए सब, जो दिल्ली में 26 जनवरी में जगह जगह पर वो साजिशें रच रहे थे, उन सबको प्रोएक्टिव होकर सरकार ने पकड़ा। हमारी इंटेलिजेंस की वो बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन ये एक बड़ी विफलता जो है हमारे सामने आ गई, और कोइंसिडेंट भी बन गया कि थोड़ी संख्या में हमारे फोर्सेस जाती थी, लेकिन क्योंकि 4-5 दिन का होल्ड अप हो गया और उनको एक साथ मूव करना पड़ा, इसलिए बसों के अंदर भी संख्या जो है वो पहले से ज्यादा थी, ओवर लोड भी होंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि सबको जल्दी ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी थी। तो ये सब चीजें इसमें हैं। और उसके बाद फिर हमको महबूबा मुफ्ती जैसी जो है नेताओं का जो है वो दर्द झेलना पड़ता है, जो तो तमाम परिस्थितियां जो है वो एक साथ बन जा रही है, आतंकवादी हैं। अब इसमें एक बात बहुत जरूरी है जो समझने की है जी, बहुत कम समय है, बहुत कम शब्दों में। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिट्री जो है वो बैरिकेड्स लगाकर जो है इन सब चीजों को रोकने का प्रयास करते थे, और उसको जो है महबूबा ने आने के बाद जिस तरह से उसके ऊपर हुआ, और हमारा एक जैसा एक घटना भी है कि बैरियर तोड़ने के बाद एक सज्जन जो है जबरदस्ती आगे बढ़ रहे थे और उनको मजबूरन उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी, उसके कारण हमारे सैनिकों को, तो आखिर सैनिक भी तो इसी धरती के माँ के पुत्र हैं, किसी माँ के बेटे हैं, उनका भी तो मोरल वैसा ही होता है। हमको ही खुद ही इसको रोकना होगा। और फिर हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको कभी गुंडा कहती हैं, कभी उनको कहती हैं कि वो सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे, माजरत चाहूंगा, लेकिन आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बात रखिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ यही हुआ है कि पाकिस्तान के इस नापाक जमीन के ऊपर यह साजिश रची गई थी, इस बात का खुलासा जी सलाम ने कर दिया है। और यह देखना अहम होगा कि जो इमरान खान ये कहते हैं कि सबूत लाइएगा, सबूत उनके सामने एक छोटा